हेलो हेलो हेलो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। ज्वाइन करो सेशन क्विकली। क्विकली ज्वाइन करो सेशन। साउंड क्लियर है क्या? साउंड क्लियर है क्या? संजीत, आज वीडियो क्लियर है? कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। संजीत, वीडियो क्लियर है क्या? वीडियो क्लियर है बाबू संजीत? संजीत, वीडियो क्लियर है? कमेंट करो। कल कुछ बच्चे बोल रहे थे जब क्लास हुआ तो वीडियो क्लियर नहीं था। ओके, ठीक है। तुम लोग पीरियोडिक टेबल में अपने लास्ट क्लासेस में एटॉमिक साइज वाला पार्ट क्लियर कर लिए थे। आज हम लोग एक नया पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक पर, है ना? तो इसको अच्छे से समझेंगे और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, चलो वो स्टार्ट करें उससे पहले तुम हमको ये क्वेश्चन बनाकर दिखाओ, ठीक है? कंपेयर एटॉमिक साइजेस ऑफ स्कैंडियम, येट्रियम, लैंथनम। ठीक है, इनका एटॉमिक साइज तुम हमको कंपेयर करके बताओ, मतलब किसका बड़ा होगा किसका छोटा होगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बहुत आसान, लेकिन बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा ये क्वेश्चन तुमको करा दे। ठीक है, आपको एटॉमिक साइजेस, पिछले बार आपने एटॉमिक साइजेस का पूरा ट्रेंड पढ़ लिया था, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, है ना? तो आपको उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ा आंसर जल्दी बताओ क्या आएगा, तब तक हम आज का हेडिंग वगैरह लिखते हैं, है ना? लैंथनम, फिर स्कैंडियम, फिर वाइट्रियम। गलत। देखो, अगर आपको याद हो तो ये सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, है ना? ये सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, और कैसे हैं? स्कैंडियम यहाँ है, येट्रियम यहाँ है, और लैंथनम यहाँ है। ये 3D सीरीज का एलिमेंट है, ये 4D सीरीज का एलिमेंट है, और ये 5D सीरीज का एलिमेंट है। ठीक है, तो आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि 3D का साइज जो है वो छोटा होता है, 4D का साइज उससे बड़ा होता है, और 4D और 5D सीरीज का साइज जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना? ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इनका साइजेस सेम होता है। ठीक है, तो बच्चे इसका आंसर क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं स्कैंडियम का साइज छोटा होगा और येट्रियम और लैंथनम का जो साइज है वो बराबर होगा। लेकिन ये गलत है, लेकिन ये गलत है, ये आंसर इसका नहीं होता। जो आपने ओवरऑल पूरे सीरीज के लिए पढ़ा था वो यहाँ पर नहीं लगता, है ना? क्यों नहीं लगता बाबू? मेरी बात ध्यान से देखो। अगर आपके सामने कोई पीरियोडिक टेबल है तो तुम देखना,
है ना। इसके आगे जितने भी एलिमेंट्स थे, जैसे स्कैंडियम से लेके जिंक तक, यट्रियम से लेकर कैडमियम तक, है ना, लैंथनम से लेके मरकरी तक, इसके आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब पे ये इफेक्ट लगेगा। बस ये पहले वाले ग्रुप में नहीं लगता, डी ब्लॉक के पहले ग्रुप में, ये ग्रुप नंबर 3 है ना, ग्रुप नंबर 3 है, डी ब्लॉक का ये पहला ग्रुप है। यहाँ क्यों नहीं लगता? इधर इसलिए लग जाता है क्योंकि यहाँ पर लैंथनम के बाद आपके पास 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे, है ना, 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, 58 टू 71 वाला जो पार्ट होता है वो इसके बाद, लैंथनम इज 57, तो 58 से लेके 71 तक लैंथनम के बाद मतलब एफ ब्लॉक वाले 14 एलिमेंट्स आते हैं, जिनके कारण लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है ना। तो इसीलिए इसके बाद अगर आप कभी भी कंपैरिजन करोगे ग्रुप 4 से लेकर के आपका यहाँ पर ग्रुप 12 तक, कहीं पर भी आप कंपैरिजन करोगे तो आप इस वाले सीरीज से या इस वाले कॉन्सेप्ट से आंसर दे सकते हैं। जबकि स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथनम से क्या लैंथनम से पहले एफ ब्लॉक भरे गए हैं? लैंथनम से पहले एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स भरे गए हैं, 14 एलिमेंट नहीं, लैंथनम के बाद भरे गए हैं। तो ये वाला जो एलिमेंट है, यानी ये वाला जो ग्रुप है, इसके बाद लैंथनम के बाद जो है वो 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भरे गए हैं आपके 4F सीरीज के। ठीक है, लैंथनम के बाद जो आपके एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट्स भरे गए हैं, इसीलिए ये वाला जो इफेक्ट है वो लैंथनम के आगे वाले ग्रुप, ग्रुप 4 से लेके ग्रुप 12 तक हर ग्रुप में लगेगा, इसमें नहीं लगेगा क्योंकि लैंथनम के पहले एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं भरे गए। तो यहाँ पर जो आपका ट्रेंड है वो सिंपल जाएगा कि डाउन दी ग्रुप आपका नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करता है, तो आपका साइज भी इंक्रीज करेगा। तो सबसे छोटा साइज स्कैंडियम का होगा, फिर यट्रियम का होगा, और फिर लैंथनम का होगा। या इसके नीचे अगर एक्टीनियम भी है तो आप एक्टीनियम भी लिख सकते हैं। नहीं नहीं, एक्टीनियम के पहले तो चीज़ें बदल जाएंगे। ठीक है, तो आप ये वाली चीज़ें कर सकते हैं। तो ये है आपका इसका करेक्ट आंसर। कितने बच्चों को चमका ये? ठीक है, कैसे तुम्हारा ब्लर हो जाता है यार? यहाँ पे तो सब कुछ सही है। अपना नेटवर्क चेक करो, तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा। अच्छे से एक बार देख लो बाबू, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो देख लो। ब्राइटनेस फुल है बाबू, फुल ब्राइटनेस है। ठीक है संजीत, ठीक है, सारा कुछ सही है। संजीत, सही है, विजिबल है आपको सारा कुछ? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना बाबू, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आता है क्योंकि बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे अगर आप यहाँ पर फोकस करो तो आपको 4D और 5D के जो साइजेस हैं एलिमेंट्स के, वो आपको लगभग बराबर दिखेंगे ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन वो जो इफेक्ट है वो ग्रुप 4 से लेके ग्रुप 12 तक लगेगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप 3 के बाद, लैंथनम के बाद ये 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भरे जाएंगे, 4F सीरीज वाले या लैंथेनाइड सीरीज के जो 14 एलिमेंट्स हैं, है ना, वो लैंथनम के बाद भरे जाएंगे। लैंथनम वाले ग्रुप में या उसके पहले तो नहीं भरे गए। तो यानी यहाँ पर नॉर्मल इफेक्ट लगेगा कि जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, आपका नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता जाता है, और नंबर ऑफ सेल्स अगर बढ़ता जाएगा तो जाहिर सा बात है आपका साइज जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, चलो। तो ये क्वेश्चन था एटॉमिक साइज पर, अच्छा क्वेश्चन था तो मैंने सोचा आपको करा दें।
ओके, चलो अब ध्यान से यहाँ पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी? जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक न्यूक्लियस है, ये पहला शेल हो गया, ये दूसरा शेल हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, और ये वाला जो है इसका वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल बोल लीजिए या ऑर्बिट बोल लीजिए, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्या करेगा ये जो न्यूक्लियस है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा। पूरे चैप्टर में आप यही पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को क्या करके रखा है, अट्रैक्शन के फोर्स से पकड़ के रखा है। अब आपको क्या करना है, आप इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना चाहते हैं या फ्री करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को हम इसके आउटर मोस्ट शेल से निकाल लें, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो जितनी एनर्जी आप सप्लाई करेंगे इस एटम को, ताकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से या वैलेंस ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को आप निकाल सकें, उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, हम डेफिनेशन लिख देंगे, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट मोटा मोटी यही है कि आपके पास एक एटम रहेगा और एटम के आउटर मोस्ट सेल से, कहाँ से, आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को अगर आपको निकालना है, तो आपको इस एटम को एनर्जी देना पड़ेगा। तो जितनी एनर्जी आप सप्लाई करेंगे, जितनी एनर्जी इनपुट देंगे, उसी को आप बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अमाउंट ऑफ एनर्जी supplied to an isolated gaseous atom, ठीक है, amount of energy supplied to an isolated gaseous atom to remove an electron from the outermost, या इसी को आप बैलेंस शेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, इन दोनों वर्ड का बहुत अपना सिग्निफिकेंस है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, आइसोलेटेड और गैसियस। टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, है ना, मतलब एक आइसोलेटेड और गैसियस फेज, गैसियस फेज मतलब फिजिकल स्टेट होता है ना, सॉलिड लिक्विड गैस। तो आपका एटम जो है वो फिजिकल स्टेट से गैसियस फॉर्म में होना चाहिए और आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड होने का मतलब है कि एटम एकदम अकेला होना चाहिए, इस पर किसी भी दूसरे तरीके का कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। आइसोलेटेड मतलब एकदम अकेला, है ना, ये जो एटम है ये किसी दूसरे किसी भी तरीके के फोर्स के इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए, इसके बगल और कोई एटम नहीं होना चाहिए, एकदम अकेला होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये एटम अगर आइसोलेटेड है और अगर गैसियस फेज में है, तब उस केस में आप जितनी एनर्जी सप्लाई करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करने के लिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से निकालने के लिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकालने के लिए, आप उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन ऑटोमेटिकली वैलिड है कि ये एटम कैसा है, आइसोलेटेड, और फिजिकल स्टेट इसका कैसा है, फिजिकल स्टेट कैसा है इसका, गैसियस है। ठीक है, जैसे आपको अगर इसको लिखना हो तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक एलिमेंट ए है, और एलिमेंट ए का जो फिजिकल स्टेट है, सॉरी एटम है, एटम ए का जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है, गैस। ठीक है, आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो ये हो जाएगा ए प्लस गैसियस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, है ना, ये न्यूट्रल था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस केस में क्योंकि गैसियस है और आइसोलेटेड है, तो इस केस में जितने जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी उसको आप बोलोगे आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी इस तरीके का कोई इक्वेशन जैसा लिखा हो या रिएक्शन जैसा लिखा हो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इस वाले एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी तभी कहा जाएगा जब यहाँ फिजिकल स्टेट गैस हो और ये एटम आइसोलेटेड हो। तो ये दो नेसेसरी कंडीशन है, अगर आइसोलेटेड नहीं है या गैसियस फेज में एटम नहीं है, तो उस केस में आप जितनी एनर्जी लगाएंगे एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं कहा जाएगा। इसीलिए ये दो नेसेसरी कंडीशंस हैं दैट मस्ट बी फुलफिल्ड, एटम मस्ट बी आइसोलेटेड एंड एटम मस्ट बी इन गैसियस फेज, तभी आप आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए, है ना, जैसे मान लो हम बोले ए सॉलिड और मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ऐसा,
तो यहाँ पर जो एनर्जी इन्वॉल्व है, क्या हम इसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे? यहाँ फिजिकल स्टेट सॉलिड है, तो ये वाला आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये वाला आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाएगा। तो बहुत बेसिक फंडामेंटल है आयोनाइजेशन एनर्जी का। कितने लोग को चमका? संजीत क्लियर है क्या? जल्दी कमेंट करो। चमक गया क्या? अरे कमेंट क्यों नहीं करते हो यार, फिर हम पूछना छोड़ देंगे, फिर बोलोगे कि सर पूछते नहीं है पढ़ाने के बाद। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं बाबू, हमेशा एटम का जो फिजिकल स्टेट है वो गैसियस ही होना चाहिए। ठीक है, कोई सॉलिड कोई लिक्विड नहीं है ना, सॉलिड से बैर नहीं है या लिक्विड से बैर नहीं है। कंडीशन है कि जब आपका एटम गैसियस फेज में होगा और आइसोलेटेड होगा, तब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप जितनी एनर्जी सप्लाई करेंगे उसी को बोला जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, चलो ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आते हैं बाबू, यहीं पर हम आपको सिखा देते हैं, जिसको बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये क्या है। सक्सेसिव मतलब लगातार, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मेरे पास सोडियम एटम है, तो सोडियम अपने गैसियस फेज में है, तो इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, Na प्लस गैसियस, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, तो आपने न्यूट्रल सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, और इसमें जो आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वॉल्व होगा उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी 1। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, पहला इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकाला है बाहर, तो इसको हम बोल दिए आयोनाइजेशन एनर्जी 1। उसके बाद हम क्या किए कि मेरे पास Na प्लस गैसियस था, इसमें से हम एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, Na+2 गैसियस प्लस एक इलेक्ट्रॉन। Na प्लस था, एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया तो दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 2। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला था तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो आयोनाइजेशन एनर्जी 2। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पर Na+2 गैसियस है, इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, Na+3 गैसियस कर देते हैं, तो यहाँ पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वॉल्व होगा वो 3 होगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में जो आयोनाइजेशन एनर्जी लगा है उसको हम बोल देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी 3। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आपसे पूछा जाएगा इनका ऑर्डर, है ना, कंपेयर ऑल दी 3 आयोनाइजेशन एनर्जीज। ये जो तीनों आयोनाइजेशन एनर्जीज मैंने यहाँ पे निकाला है 1 2 3, इनको कंपेयर करना है ना, मतलब कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा, 3 वाला सबसे ज़्यादा होगा या 2 वाला ज़्यादा होगा या 1 वाला सबसे ज़्यादा होगा। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। सक्सेसिव, सक्सेसिव मतलब लगातार, है ना। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज का मतलब है कि लगातार आप एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं और उनमें जो एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वॉल्व है उनके बीच में कंपैरिजन करना है ना। आप इन तीनों को क्या बोलेंगे, ये तीनों सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं, क्योंकि एक एक करके लगातार एटम से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाला जा रहा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आप पहले वाले केस में देखो, है ना, अगर आप पहले वाले केस में देखते हो, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप पहले वाले केस में देखो तो आपके पास सोडियम था, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होगा। न्यूट्रल सोडियम के पास, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप समझ सकते हो कि 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेंगे, है ना। आप सोडियम का एटम इमेजिन करोगे यहाँ पे इस तरीके से, तो सोडियम के इस न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होंगे और यहाँ इनके ऑर्बिट्स में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो 11 प्रोटॉन है ये मिलकर 11 इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेगा। ठीक है, और उस अट्रैक्शन से यहाँ 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट में आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वो एनर्जी आपने दी आयोनाइजेशन एनर्जी 1। फिर आपने क्या किया, फिर आप जब एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकाल चुके तो अब प्रोटॉन तो 11 बचेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। ठीक है, तो अब ऐसा सोचो कि 11 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा
वो पहले वाले से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा मतलब ये 11 प्रोटॉन उन 10 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा कस के पकड़ के खींचेंगे। तो अगर ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा तो जाहिर सी बात है कि आपको एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो आप बोल सकते हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी 2 जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 से बड़ा होगा। फिर आगे आते हैं। फिर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो प्रोटॉन तो अब 11 ही बचे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 9। ठीक है, इस वाले केस में ऑलरेडी आपने एक दो इलेक्ट्रॉन, इस वाले केस में ऑलरेडी आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो इस वाले केस के लिए क्या बचा, 11 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 11 प्रोटॉन और अब 9 इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेंगे तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी 3 जो है वो और ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी 2 से भी, है ना। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी 3 जो है वो बड़ा होगा, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी 2 आएगा, और लास्ट में आपका आयोनाइजेशन एनर्जी 1 होगा। तो कॉन्सेप्ट यही बोलता है बाबू कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज ग्रेटर। कोई एक्सेप्शन इसमें नहीं है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। दुनिया इधर से इधर हो जाए, कितना भी आपको चीज़ों में उल्टा फुल्टा लगे, है ना, क्योंकि आप आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जिन पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट कभी फेल नहीं होगा। इसीलिए हम आपको सबसे पहले बता दिए कि कभी भी कंपैरिजन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज में होगी तो वो हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा आएगा, है ना। 2 की आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी, 3 की 2 से ज़्यादा आएगी। इसके बाद अगर कोई आयोनाइजेशन एनर्जी आता, आयोनाइजेशन एनर्जी 4, तो वो इन तीनों से ज़्यादा होता। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज बाबू हमेशा ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है उसका रीज़न यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, क्योंकि आप जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होता जाएगा, लेकिन प्रोटॉन का नंबर तो सेम ही रहेगा। पहले 11 प्रोटॉन मिलकर 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, फिर 11 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को खींचने लगे, तो यहाँ से यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। मतलब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने कस के पकड़ के रखा है, तो कस के पकड़ के रखा है तो आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसलिए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज की जो वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑलवेज ट्रू, मैंने यहाँ लिख दिया है ऑलवेज, कोई एक्सेप्शन नहीं है, हमेशा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज ज़्यादा ही होगी। क्लियर है क्या? ठीक है, तो जैसे मान लो कि हम तुमसे कोई क्वेश्चन इस तरीके का पूछ लें कि क्या रिलेशन होगा आयोनाइजेशन एनर्जी n और आयोनाइजेशन एनर्जी n-1 में, बताओ बीच में किसका साइन आएगा, ग्रेटर देन का, लेस देन का, या इक्वल टू का? जल्दी कमेंट करो। जल्दी कमेंट करो, बीच में क्या साइन आएगा, ग्रेटर देन का आएगा, लेस देन का आएगा, कि इक्वल टू का आएगा? बिल्कुल सही, ये आएगा, है ना। देखो 3 का 2 से ज़्यादा है तो ये n है, तो ये n-1 है, ये n है तो ये n-1 है ना, ये n है, n-1, n और n-1 का मतलब क्या, ये सक्सेसिव है ना, ये सक्सेसिव है, तो यहाँ पे आंसर किसका आएगा, ग्रेटर देन का। ठीक है, तो इस तरीके ऑलवेज ट्रू है, कभी फेल नहीं करेगा। आप आगे बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे जिन पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करेगा, लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कभी फेल नहीं करेगा। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज हमेशा ज़्यादा होंगे क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता जाएगा तो न्यूक्लियस आपके इलेक्ट्रॉन्स को और कस के पकड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सिंपल। ठीक है, चलो, तो इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर है आपका एटॉमिक नंबर, जेड। जेड के बढ़ने से क्या होगा, है ना, एटॉमिक नंबर के बढ़ने से क्या होगा,
एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब आपके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब आपका न्यूक्लियस और ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। तो अगर आपका न्यूक्लियस और ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को और कस के पकड़ेगा, है ना। वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, और कस के पकड़ेगा। तो जाहिर सा बात है कि आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने के लिए, निकालने के लिए, ठीक है। तो जेड के बढ़ने से आपका आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा, ठीक है। सेकंड फैक्टर आता है जेड इफेक्टिव। बताओ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब फिर वही बात, जेड इफेक्टिव के बढ़ने से क्या होता है, आपका न्यूक्लियस आपके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को और कस के पकड़ेगा, है ना। अगर हम किसी चीज को कस के पकड़ लें और उसको निकालना हो तो सामने वाले को ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ना। जैसे मान लो हम तुमको बहुत जोर से पकड़ लें और तुम्हारे फ्रेंड को ये टास्क दें कि तुमको हमसे छुड़वा ले, तो हम जितने जोर से पकड़ेंगे तो तुम्हारे फ्रेंड को उतनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी तुमको हमसे छुड़वाने के लिए। सिंपल सा बात है। तो जेड इफेक्टिव अगर बढ़ जाएगा तो फिर आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। वेरी गुड। एन से बताओ, नंबर ऑफ सेल्स अगर बढ़ेगा तो क्या होना चाहिए, कमेंट करो जल्दी। ये सब तो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। नंबर ऑफ सेल्स, मान लो एक एटम में 2 सेल है और एक एटम में 4 सेल है ना, 4 सेल या 4 ऑर्बिट है। तो किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा आएगा, एन के बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा, जल्दी कमेंट करो। नंबर ऑफ सेल्स के बढ़ने से क्या होगा, बिल्कुल सही। नंबर ऑफ सेल्स के बढ़ने से आपका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा तो आपका डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो आपको कम ही एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। चलो, वेरी गुड। इसका बता दो सिग्मा का क्या इफेक्ट आएगा। सिग्मा आपका वही है, स्लेटर कांस्टेंट, या जिसको आप क्या बोलते थे, शील्डिंग इफेक्ट वाला, है ना। ये किस बात को इंडिकेट करता था, ये डिपेंड करता था या रिप्रेजेंट करता था इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को उतना दूर भेज देगा, और दूर भेज देगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो फिर आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये 4 फैक्टर्स तो बहुत सिंपल हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल में आप पहले क्लास से इन चारों चीज़ों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। बाबू देखो क्या है ना, हम आपको एक बात बताते हैं, कुछ बच्चों का आदत क्या रहता है ना, वो थोड़ा चीज़ों को सिंसियरली नहीं लेते। मैं देखता हूँ कि कभी कोई बच्चा ऑनलाइन वीडियो भी देख रहा होता है या ऑनलाइन कोई क्लास कर रहा होता है या लेक्चर कर रहा होता है, तो वो उनको ध्यान से नहीं सुनता, है ना। सुन रहा है फिर बीच बीच में लिखने लगा। अगर आप वीडियो देखते देखते बीच में लिखने लगे या लाइव क्लास के बीच में अगर आप देख रहे हैं ना लिखने लगे, इसका मतलब आप कभी भी उन चीज़ों को उतना ध्यान से नहीं सुन रहे जितना उनको आपको सुनना चाहिए। इसीलिए हमेशा मेरा ये रिकमेंडेशन है बाबू कि आप हमेशा लाइव क्लास देखते समय पूरा ध्यान वीडियो पर रखिए। एक बार आपका लाइव क्लास खत्म हो गया, एक बार आपने एक क्लास के सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, आपको नोट्स मिलता ही है, फिर उस नोट्स को एज अ पीडीएफ खोलो और फिर उस नोट्स को अच्छे से अपने कॉपी में लिखो, तो तुम देखो कितना अच्छे से तुमको वो चीज़ आ जाएगा। एक बार अच्छे से समझ गए, एक बार अपने से नोट्स बना लिए, आधा से ज़्यादा चीज़ें तुमको उसी समय अच्छे से याद हो जाएंगी या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, वेरी गुड। अब इसके अलावा बाबू 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, अब इनको थोड़ा समझेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। डी के बाद एक ई, और कौन सा फैक्टर है भाई जिस पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है ना। तो इस फैक्टर को बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। पेनिट्रेशन इफेक्ट, है ना। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है क्लोजनेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस,
बहुत अच्छे से बाबू इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना, यहीं पर मिस्टेक हो जाएगा अगर आपको ये फैक्टर्स नहीं पता रहेंगे तो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका ऑर्डर आ जाए तो एस, फिर पी, फिर डी और फिर एफ, ये ऑर्डर आता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन अगर एस सब शेल में है तो वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो न्यूक्लियस एस वाले इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा पकड़कर खींचता है अपने पास। फिर पी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा न्यूक्लियस के नज़दीक होंगे आफ्टर एस, तो पी वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी न्यूक्लियस उसके बाद अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेगा। फिर डी और फिर एफ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है पेनिट्रेशन इफेक्ट मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स एस सबशेल में होंगे वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होंगे, तो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होंगे तो न्यूक्लियस एस वाले इलेक्ट्रॉन्स को कस के पकड़ेगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एस में है तो उसको उसकी अकॉर्डिंग टू आयनाइजेशन एनर्जी उसकी क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। ठीक है ना, हम तुमको एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो तुमसे कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि बेरिलियम और बोरॉन है ना, बेरिलियम है और बोरॉन है, इन दोनों में से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी? तो अगर आप बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये आएगा 1s2 2s2, यहाँ पे लिखोगे तो आएगा 1s2 2s2 2p1। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 5। ठीक है, तो इसका आउटर मोस्ट ये है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में है? एस सब शेल में है। ठीक है, और इसका आउटर मोस्ट कौन सा है? इसका आउटर मोस्ट कौन सा है? 2p है। ठीक है, तो यानी कि अब जब आयोनाइजेशन एनर्जी की बात आएगी तो इसमें तुमको इलेक्ट्रॉन एस वाले से निकालना पड़ेगा और इस वाले में इलेक्ट्रॉन तुमको पी वाले से निकालना पड़ेगा। तो तुमको क्या लगता है किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? है ना, पी से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अगर ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक हैं। इसका मतलब बेरिलियम का जो न्यूक्लियस है उसने इस 2s वाले इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ के रखा है, तो इसको यहाँ से निकालने में आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर बोरॉन के न्यूक्लियस ने जी 2p वाले इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ा है, लेकिन उतने कस से नहीं पकड़ा जितना 2s वाले को पकड़ा था इसका न्यूक्लियस। है ना, तो इसीलिए इसको निकालना कंपैरेटिवली इजी होगा, आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन। ठीक है, सेम चीज़ इसके नीचे, बेरिलियम के नीचे क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम, और बोरॉन के नीचे क्या आ जाएगा? एल्यूमिनियम। आप लिख के देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2। यहाँ पे क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। है ना, तो यहाँ पर आउटर मोस्ट ये है और यहाँ का आउटर मोस्ट ये है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन 3s से निकालना है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन 3p से निकालना है। तो s वाले इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होते हैं तो न्यूक्लियस इन पर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, न्यूक्लियस इनको ज़्यादा जोर से पकड़ के रखेगा, तो जाहिर सा बात है कि आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो यही वाला ऑर्डर यहाँ पे भी आएगा। इसके नीचे कैल्शियम है, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम है, तो सेम ऑर्डर फॉलो होगा, कैल्शियम का ज़्यादा होगा, गैलियम का कम होगा। चमका क्या? तो ये कॉन्सेप्ट है पेनिट्रेशन इफेक्ट का। इन चार फैक्टर्स के अलावा पेनिट्रेशन इफेक्ट भी ऐसा चीज़ है, या क्लोजनेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस भी ऐसा चीज़ है जो आपके आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चमका क्या? जल्दी जल्दी बल्ब जलाओ, जल्दी जल्दी कमेंट करो बाबू। चलो, इसके बाद एक और फैक्टर है, वो फैक्टर है आपका हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्सेप्ट तो हम लोग क्वांटम नंबर वाले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपके पास किसी एटम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड आ जाता है तो उससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है।
है ना, उससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, और हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप क्वांटम नंबर का लेक्चर देखिए, है ना, आपको आपको क्लियर हो जाएगा, वहाँ हमने डिटेल में कवर किया था। तो हमको पता था कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और कोई भी स्टेबल चीज़, जैसे मान लो अगर हम बहुत स्टेबल हैं, तो हम चाहेंगे क्या कि हम कोई हमसे इलेक्ट्रॉन ले ले। अगर हम हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में हैं और हम स्टेबल हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि मेरा इलेक्ट्रॉन कोई ले ले। तो जाहिर सा बात है कि अगर मेरी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो हम अपना इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट करना नहीं चाहेंगे। तो ईजिली डोनेट करना अगर नहीं चाहेंगे तो हाँ, इलेक्ट्रॉन निकालना भी मुश्किल होगा। तो स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो करस्पॉन्डिंगली आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे तुमको कंपैरिजन मान लो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में करना है। नाइट्रोजन इज 7, ऑक्सीजन इज 8, लिखो 1s2 2s2 2p3। यहाँ लिखो 1s2 2s2 2p4। अब इसका आउटर मोस्ट 2p3 है, इसका आउटर मोस्ट 2p4 है। 2p3 है तो ये हाफ फिल्ड है, और 2p4 ना हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है। तो ये वाले कॉन्फ़िगरेशन के कारण नाइट्रोजन जो है वो अच्छा खासा स्टेबल है ना। देखो अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 2p3, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक, फिर दो, फिर तीन, और फिर ये चौथा। ठीक है, तो ये आपका हाफ फील्ड है, और ये आपका ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है। तो इस वाले में क्या है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, इस वाले में स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि ये हाफ फील्ड है, तो नाइट्रोजन चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये 2p3 से 2p2 हो जाएगा, तो इसका तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन चला जाएगा। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर हम बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं तो हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहेंगे जिससे मेरी स्टेबिलिटी खराब हो जाए। गॉट इट, है ना। अगर हम बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं तो हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहेंगे जिससे मेरी स्टेबिलिटी कम हो जाए या स्टेबिलिटी खराब हो जाए। तो क्योंकि ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड सबशेल है इसके पास, पी सबशेल, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर ये अपना ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसके पास तो दो ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जो नाइट्रोजन एटम नहीं चाहेगा। और नहीं चाहेगा तो हाफ फील्ड होने के कारण आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। तो आप लिख सकते हो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन विल बी ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। सेम इनके नीचे फॉस्फोरस आएगा और इसके नीचे सल्फर आएगा, तो फॉस्फोरस का सल्फर से ज़्यादा होगा। ठीक है, फॉस्फर, इसके बाद आएगा आर्सेनिक, और सल्फर के नीचे ओ सेलेनियम। ठीक है, तो ये वाला जो ऑर्डर है, ठीक है, ये फॉलो होता जाएगा। तो ये हाफ फिल और फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन भी अफेक्ट करता है ना। फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन भी आपको देखने मिलेगा, जैसे एग्जांपल है इसका नोबल गैसेस, है ना, नोबल गैसेस या ग्रुप 18, है ना। ग्रुप 18 में आपका हीलियम है ना, फिर नियन है, फिर आर्गन है, फिर क्रिप्टन है, फिर जेनन है, फिर रेडॉन है। इस तरीके से इनमें से किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन तुम लिखोगे तो तुमको हमेशा कैसा दिखेगा, फुल फिल्ड दिखेगा। इसीलिए हम लोग नोबल गैसेस को बहुत ज़्यादा स्टेबल भी बोलते हैं, क्योंकि इनका फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण नोबल गैसेस भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना नहीं चाहेंगे। बहुत मुश्किल है नोबल गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना। क्यों? क्योंकि वो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लेकर बैठे हैं, स्टेबल रह के बैठे हैं। तो अगर वो फुलफिल्ड हैं और वो स्टेबल हैं तो अपना इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि लूज़ कर देंगे तो उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसीलिए इनकी भी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन भी एक ऐसा फैक्टर है जो आपके आयोनाइजेशन एनर्जी को बहुत अफेक्ट करता है। ठीक है, कितने लोग को चमका ये, कितने लोग को चमका बाबू? जल्दी 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 बल्ब जलाओ ताकि हमको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपके पास टोटल चार, पाँच और ये छः ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे आयोनाइजेशन एनर्जी जो है आपकी डिपेंड करती है। एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ शेल्स, आपका स्लेटर कांस्टेंट, पेनिट्रेशन इफेक्ट, और हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलो, तो इसके बाद चालू करते हैं ट्रेंड्स इन
पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में अब देखा जाए कि किस तरीके से आपका आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह जो है वो अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं अक्रॉस अ पीरियड। ठीक है, जैसे मान लो हम सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स ले लें, है ना। मेरे पास लिथियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहाँ पे नियन। तो आप तो आराम से पढ़ के आए हैं, पहले क्लास से ये कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जाने पे आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। तो जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज करता है यहाँ से यहाँ जाने पे, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, इसका मतलब न्यूक्लियस जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ के रखता है। तो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होना चाहिए जनरली, ठीक है, जनरली। लेकिन दो जगह एक्सेप्शन आएगा, एक बेरिलियम और बोरॉन में, और एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। दोनों का रीजन मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन देखो जेड इफेक्टिव क्या है, जेड इफेक्टिव बोलेगा कि ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन राइट साइड में है नाइट्रोजन के। जेड इफेक्टिव के कॉन्सेप्ट से ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। लेकिन अभी आप पढ़ कर आए कि नाइट्रोजन का हाफ फिल्ड कॉन्फिग्रेशन होता है, इसलिए नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। तो वो इस ट्रेंड को थोड़ा सा चेंज कर देगा। और बेरिलियम और बोरॉन वाला आप अभी पढ़ कर आए थे, पेनिट्रेशन इफेक्ट वाला, तो यहाँ पर बेरिलियम बोरॉन से ज़्यादा होगा और यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा। तो आपका जो ओवरऑल ट्रेंड आएगा, सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी या सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो किसकी होगी, लिथियम की। लिथियम के बाद किसकी आएगी, बेरिलियम और बोरॉन में बेरिलियम की ज़्यादा है तो बोरॉन की कम है, फिर बेरिलियम आ जाएगा, फिर कार्बन आ जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की ज़्यादा है तो कम ऑक्सीजन की है, फिर नाइट्रोजन की है, फिर आपकी फ्लोरीन की हो जाएगी। और यहाँ पे तो तुम डबल एरो लगा लेना, नियन, है ना। फ्लोरीन से बहुत ज़्यादा होगी नियन की, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन में कॉन्सेप्ट लगेगा जेड इफेक्टिव का, लेकिन जैसे ही फ्लोरीन से आप नियॉन में जाएंगे तो फिर कॉन्सेप्ट लगेगा फुलफिल्ड का। तो इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो फ्लोरीन से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये आपका एक्चुअल ऑर्डर आएगा, ठीक है। है ना। अगर आपसे कोई पूछे जनरली अक्रॉस अ पीरियड में जेड इफेक्टिव जाए, जनरली जब हम पीरियड में मूव करेंगे बिल्कुल जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव के बढ़ने से आपकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। लेकिन दो जगह ये वाला इफेक्ट कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इससे ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगा पेनिट्रेशन इफेक्ट और हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फिग्रेशन, है ना। इसीलिए बेरिलियम ज़्यादा हो गया बोरॉन से और नाइट्रोजन ज़्यादा हो गया ऑक्सीजन से। इसलिए यहाँ पहले बोरॉन लिखा है, फिर बेरिलियम लिखा है, और यहाँ पे पहले ऑक्सीजन लिखा है और फिर नाइट्रोजन लिखा है। ये क्लियर हो गया क्या, बोलो क्लियर है। इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप पीछे पढ़ कर आए हैं, ठीक है। सेम चीज़ आप इसके नीचे वाले पीरियड में आ जाओ, है ना। सेम चीज़ आप इसके नीचे, जैसे लिथियम के नीचे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम बेरिलियम, फिर लिथियम के नीचे यहाँ पे सोडियम हो जाएगा, बोरॉन के नीचे यहाँ एल्यूमिनियम हो जाएगा, बेरिलियम के नीचे यहाँ मैग्नीशियम हो जाएगा, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, और यहाँ पे नियन के नीचे हो जाएगा आर्गन। सेम सेम ट्रेंड यहाँ पे भी देखो, चेंज हो गया। यहाँ पे देखो फॉस्फोरस सल्फर में, और पीछे आपका बेरिलियम और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में, है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको चेंज मिला इस जगह पर, और आपका ये इस जगह, यहाँ पे पेनिट्रेशन इफेक्ट के कारण, और वहाँ पर इसके नीचे आ जाओ यही चीज़ कैरी फॉरवर्ड होगा। सोडियम के नीचे आ जाएगा पोटेशियम, एल्यूमिनियम के नीचे आ जाएगा गैलियम, मैग्नीशियम के नीचे आ जाएगा कैल्शियम, कार्बन सिलिकॉन कांसी गए संत, उसके बाद ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, उसके बाद यहाँ आर्सेनिक हो जाएगा, यहाँ ब्रोमीन हो जाएगा, और यहाँ पे फिर क्रिप्टन, है ना। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, है ना।
तो ये इसके नीचे, मतलब ये वाला जो इफेक्ट है ना, बहुत ध्यान से सुनना अब, ये वाला जो इफेक्ट है, मतलब जो पेनिट्रेशन इफेक्ट डोमिनेट कर गया और यहाँ पर जो आपका हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन डोमिनेट कर रहा है, ये जो दो जगह मैंने एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाया है, ये दोनों जगह ये जो चेंजेस है, ये सिर्फ इन 3 पीरियड्स में कैरी फॉरवर्ड होंगे, सिर्फ इन 3 पीरियड्स में कैरी फॉरवर्ड होंगे, इसके बाद कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। इसके नीचे वाले में जो एलिमेंट आएगा, इसके नीचे वाले में अगर आपसे इस चीज़ का ऑर्डर पूछा जाए कि आप अक्रॉस अ पीरियड अगर मूव करेंगे, तब आपका ये वाला दो एक्सेप्शन नहीं आएगा। ये जो दोनों एक्सेप्शन बिहेवियर आ रहा था पेनिट्रेशन इफेक्ट के कारण और हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण, वो सिर्फ इन 3 पीरियड्स में रहता है। इसके नीचे में ये वाले दोनों इफेक्ट्स नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जैसे बाबू आप ऊपर से नीचे आते जाते हो, आपका शेल भी इंक्रीज करता जाता है, नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज करता जाता है। तो इसके बाद साइज एटम का इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि पेनिट्रेशन इफेक्ट और हाफ फील्ड और फुल फील्ड फिर उतने डोमिनेंट नहीं रहते जितने इन छोटे छोटे एटम्स में है। है ना? हालांकि ये क्वेश्चन आपसे कभी मैंने देखा नहीं कि पूछे, लेकिन फिर भी आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए क्योंकि कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि ये वाला जो मैंने दो इफेक्ट लिखा है और दो इफेक्ट के साथ हम पीरियड नंबर 2 का लिख रहे हैं, पीरियड नंबर 3 का लिख रहे हैं, पीरियड नंबर 4 का लिख रहे हैं, लेकिन इसके नीचे अगर हम पीरियड नंबर 5 का जैसे लिखें, जैसे इसके नीचे आएगा रूबीडियम। अब यहाँ पे ये चेंज नहीं होगा, यहाँ पे फिर बेरिलियम और बोरॉन्स नहीं आएगा, तो अब इसके बाद नॉर्मल ट्रेंड जाएगा। तो आपको स्विच नहीं करना, आपको बेरिलियम के नीचे लिखना है। तो इसके नीचे आ जाएगा स्ट्रॉन्टियम, फिर आएगा इंडियम, फिर उसके बाद लेड, उसके बाद यहाँ पे भी चेंज नहीं आएगा, यहाँ आर्सेनिक के बाद एंटीमनी, यहाँ पे टेलेनियम, यहाँ पे आपका आयोडीन आ जाएगा और यहाँ पे आपका फिर जेनन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई बिहेवियर नहीं है, यहाँ पे नो एबनॉर्मल बिहेवियर, नो एबनॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करेगा, सिंपल है ना। लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। नो इफेक्ट ऑफ, नो इफेक्ट ऑफ पेनिट्रेशन या फिर हाफ फील्ड या फुल फील्ड सबशेल, ये दोनों इफेक्ट सिर्फ इन 3 पीरियड्स में लगेंगे। इसके नीचे आप चले जाएंगे तो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होगा। कितने बच्चों को ये चमक गया? अच्छे से बाबू इसको देख लो, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितना फोन आता है यार। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं ग्रुप वगैरह में, है ना। ग्रुप में देखा जाए कि ट्रेंड्स किस तरीके से, है ना। तो पहले मान लो हम एस ब्लॉक की बात कर लेते हैं। तो एस ब्लॉक में पहला ग्रुप है आपका ग्रुप 1। कौन कौन से एलिमेंट हैं ग्रुप 1 में? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ली ना का रब से फरियाद, ली ना का रब से फरियाद। हमको याद है बाबू, आप अपना न्यूमोनिक्स यूज कर सकते हैं, कोई भी न्यूमोनिक यूज करो, लेकिन याद होना चाहिए एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब आप नॉर्मली जब ऊपर से देखेंगे, अगर आपको से पूछा जाए कि इनमें आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करो, तो आप पढ़ कर आए हैं, क्या पढ़े बताइए? ऊपर से नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेगा तो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी
कम होनी चाहिए। ये आप फैक्टर्स में पढ़ कर आए हैं। जैसे जैसे सेल के बढ़ने से क्या होगा, एटम का साइज बड़ा होता जाएगा, न्यूक्लियस से आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, तो जाहिर सा बात है एनर्जी कम देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, तो यानी सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम की होगी, फिर सोडियम की होगी, फिर पोटेशियम की होगी, फिर रुबीडियम की होगी, फिर सीजियम की होगी, है ना। लेकिन यहाँ पर आएगा फ्रांसियम। यहाँ एक बिहेवियर थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर है, एबनॉर्मल बिहेवियर है। ठीक है, यहाँ सीजियम है, ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर से नीचे आने में तो फ्रांसियम की और कम होनी चाहिए थी, लेकिन सीजियम से ज़्यादा हो गई फ्रांसियम की। रीज़न कौन बताएगा? रीज़न ऑलरेडी हम आपको पिछले क्लास में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपके सामने पीरियोडिक टेबल खुला हुआ होगा तो आप ध्यान से देख के बता पाएंगे कि आखिर ये एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों आया, है ना। फ्रांसियम में तो और एक सेल बढ़ गया, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी तो सीजियम से कम होनी चाहिए थी, लेकिन सीजियम से ज़्यादा कैसे हो गई? बोलो, सीजियम से ज़्यादा कैसे हो गई? देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बाबू, हम बताते हैं। देखो यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखा लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम और फिर फ्रांसियम। ठीक है, सीजियम के बाद यहाँ पर एक और एक एलिमेंट आएगा, जैसे लिख लो, यहाँ बेरिलियम आएगा, मैग्नीशियम, पोटाश के बाद कैल्शियम, कार स्कूटर, ये बेरियम और फिर रेडियम। इसके बाद आएगा यहाँ लैंथनम, और लैंथनम के बाद फिर यहाँ पर 14 एलिमेंट्स भरे जाएंगे, किसके? 4F सीरीज के या लैंथेनाइड सीरीज के। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब जब तुम आपका पीरियोडिक टेबल तो पूरा एटॉमिक नंबर वाइज है, इसका मतलब आप सीजियम, बेरियम, लेंथनम, लेंथनम के बाद ये 14 इलेक्ट्रॉन आप 4F में भरोगे, भरते भरते फिर आगे जाओगे, उसके बाद जाकर आप फ्रांसियम में इलेक्ट्रॉन्स या फ्रांसियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखोगे। तो जब तुम फ्रांसियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उससे पहले उसमें 4F आएगा कि नहीं, और 4F के 14 भी आएंगे। ठीक है, जैसे देखो आप यहाँ पे ये मान लो फ्रांसियम का न्यूक्लियस है, ये किस हाइड्रोजन हीलियम, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ पीरियड का है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना, मान लेते हैं ये n = 7 है, तो यहाँ पर आपका कहीं 7s1 आएगा, है ना। NS1 कॉन्फ़िगरेशन होता है ग्रुप 1 का, तो यहाँ पर 7s1 आएगा, लेकिन उससे पहले कहीं पर मान लेते हैं ये n = 4 है, तो यहाँ पर 4F के इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे? 14। और आपको पता है कि F का शील्डिंग इफेक्ट सबसे बेकार होता है, इसका मतलब ये जो 14 इलेक्ट्रॉन F में भरे जाएंगे वो अपने से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छे तरीके से शील्ड नहीं करेंगे। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F सबशेल, या इसी को आप पिछले क्लास में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते थे, है ना। तो आप समझ लो इस बात को कि सीजियम से जब आप फ्रांसियम में आते हैं तो साइज बिल्कुल आपका बढ़ा, है ना, आपका एक शेल बढ़ गया, लेकिन फ्रांसियम के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाए या इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाए, उससे पहले 4F के 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, जिनका शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? खराब, है ना। तो जिसके कारण इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट को आप क्या पढ़ रहे हैं? बोलिए, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो बेसिकली आपको अब समझ में आ गया होगा कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण या पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F सबशेल के कारण इस वाले इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये उतना अच्छा शील्ड नहीं करेगा, तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। और जेड इफेक्टिव के इंक्रीज कर जाने के कारण यहाँ थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर आ गया कि फ्रांसियम की आयनाइजेशन एनर्जी सीजियम से ज़्यादा हो जाएगी। सेम चीज़ ग्रुप 2 में, है ना। आपके पास ग्रुप 2 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? बेरिलियम, उसके नीचे मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नहीं सॉरी, कैल्शियम, फिर स्ट्रोंटियम, फिर बेरियम और फिर रेडियम, है ना। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। एलिमेंट्स बाबू आपको याद होने चाहिए, आपको अपना भी कोई तरीका हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन एलिमेंट्स ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज याद होने चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपका नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेगा, तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? बेरिलियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर कैल्शियम का, फिर स्ट्रॉन्टियम का, फिर बेरियम का। अब रेडियम का कम होना चाहिए था क्योंकि शेल इंक्रीज कर गया, लेकिन फिर वही बात, देखो बेरियम के बाद लैंथनम आया और इसके बाद फिर 14 4f के 14 एलिमेंट भरे जाएंगे। इसका मतलब रेडियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसमें आपको 4f14 भी दिखेगा, और 4f14 दिखेगा तो ये 14 इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट इतना खराब होता है कि वो अपने से आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड नहीं कर पाएगा। तो सेम रीजन के साथ बेरियम से ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका हो जाएगा? रेडियम का, है ना। इसका भी रीजन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जो रीजन आपने एटॉमिक साइज में पढ़ा था, सेम उसी रीजन के कारण आपके एस ब्लॉक में थोड़ा सा यहाँ पर एबनॉर्मल बिहेवियर आ रहा है। ठीक है, कितने लोग को चमका ये? जल्दी 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 कमेंट करो। जल्दी कमेंट करो बाबू। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गया कि एस ब्लॉक में चीज़ें सिंपल हैं। ऊपर से नीचे आने पर आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज करेगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मली क्या है, लास्ट वाली चीज़ों में थोड़ी सी बदल जाएगी ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, चलो। पी ब्लॉक, है ना। पी ब्लॉक में अगर हम पहले ग्रुप की बात करें, ग्रुप 13 है ना, वो बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बाबू इस वाले ग्रुप का आयोनाइजेशन एनर्जी ना जाने कितने बार एग्जाम में आया है ना। इस वाले ग्रुप का आयोनाइजेशन एनर्जी आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए और आपको एग्जैक्टली ये याद करना पड़ेगा। थोड़ा याद करना पड़ेगा कि चीज़ें कैसे जाएंगी, है ना। तो तुम थोड़ा पहले 5 मिनट अच्छे से सोचो कि क्या होना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी में ट्रेंड, है ना। हड़बड़ा के देखो, पढ़ के कोई फायदा नहीं है। आप आराम से सिस्टमेटिक पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, लेकिन एक बार पढ़िए तो परफेक्ट पढ़िए, है ना। तुम हमको सोच के थोड़ा कमेंट करके बताओ कि क्या होना चाहिए अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर साइज वाली चीज़ें भी पढ़ाई हैं, है ना। तो आपको थोड़ा बहुत आप कम से कम 80-90% तो करेक्टली प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि क्या होना चाहिए इनमें आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। ठीक है, थोड़ा देखो इसको, 5 मिनट सोचो। सोचे? अच्छा चलो देखो, ट्रेंड क्या बोलता है जनरली, ट्रेंड क्या बोलता है कि ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करता है तो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी बाबू आपको दो जगह जो है वो एबनॉर्मल या एक्सेप्शनल बिहेवियर देखने मिलेगा, एक इस जगह और एक इस जगह। ठीक है, आलू गाजर में और इंडियम और थैलियम में, इन थैला में। एल्यूमिनियम और गैलियम में एबनॉर्मल बिहेवियर देखने मिलेगा और इंडियम और थैलियम में।
इसका रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब आप गैलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो गैलियम के कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन 3D में भी भरे जाएंगे। ऑलरेडी मैंने आपको ये चीज़ें एटॉमिक साइज में बताई हुई हैं। ठीक है यार, याद करो, जब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और गैलियम का 31 होता है, तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसमें पहले 3D10 आएगा और उसके बाद 4p1 आएगा। तो डी का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर होता है। डी का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर होता है। इसका मतलब वो आगे वाले 4p इलेक्ट्रॉन को अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएगा, और अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और जेड इफेक्टिव के इंक्रीज करने से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, बोरॉन की। उसके बाद एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। तो आप सबसे ज़्यादा बोरॉन की होनी चाहिए, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम में गैलियम की ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या है। ठीक है, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो इंडियम और थैलियम को देखो। अगर बाबू आपको पता हो तो इंडियम देखो, हम बताते हैं, ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का, ये फोर्थ पीरियड का, और ये फिफ्थ पीरियड का। ठीक है, और ये है सिक्स्थ पीरियड। जैसे ही तुम सिक्स्थ पीरियड में आओगे तो यहीं सिक्स्थ पीरियड में आगे लैंथनम आएगा, और लैंथनम के बाद फिर आपके पास 4f सीरीज के 14 एलिमेंट्स आएंगे। इसका मतलब थेरियम का जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 6p1, है ना, लेकिन उसमें 6p1 आएगा, लेकिन उससे पहले 4f के भी 14 आएंगे, और f का शील्डिंग इफेक्ट तो और ख़राब होता है। इसी को आप लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हैं। बार बार एक ही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है बाबू। पीरियोडिक टेबल अपने सामने रखो, तुमको बिल्कुल दिख जाएगा कि थैलियम से पहले इसी ग्रुप में लैंथेनाइड सीरीज के 14 एलिमेंट भरे जाएंगे। इसका मतलब आप इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उसमें 4f14 भी आएगा, और f का शील्डिंग इफेक्ट इतना खराब होता है कि फिर वो यहाँ पर जेड इफेक्टिव को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, और जेड इफेक्टिव को इंक्रीज करते फिर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो इंडियम से ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी हो जाएगी, थैलियम की हो जाएगी। तो यहाँ पर दो एक्सेप्शन आ रहे हैं। ये वाला जो एबनॉर्मल बिहेवियर है ड्यू टू पुअर शील्डिंग effect of डी सबशेल। ठीक है, और यहाँ पर ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल, या इसी को आप लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हो। यहाँ डी के शील्डिंग इफेक्ट के कारण चीजें बदली, और यहाँ एफ के पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण चीजें बदली। ठीक है, तो ओवरऑल जो बाबू इसका ऑर्डर आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है इसकी, उसके बाद आएगा थैलियम, थैलियम के बाद आएगा गैलियम, गैलियम के बाद आएगा एल्यूमिनियम, और फिर आएगा इंडियम। बाबू ये कुछ भी हो जाए, VVI, अगर आपसे कुछ पूछेगा डायरेक्ट, ग्रुप 13 का बहुत पूछते हैं, और इसमें जानते हो क्यों पूछते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी है। इतना तो पता चल गया कि थैलियम का इंडियम से ज़्यादा होगा, लेकिन थैलियम का एल्यूमिनियम से, है ना, एल्यूमिनियम से, गैलियम से, इनसे भी ज़्यादा होगा। देखो बोरॉन के बाद सीधा थैलियम है, बोरॉन के बाद सीधा थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, क्योंकि गैलियम और एल्यूमिनियम में गैलियम का ज़्यादा है, और लास्ट में इंडियम, है ना। तो ये वाला जो चीज़ है ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से भी आया है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को भी यूज़ करके ये ऑर्डर जो है वो फाइनल निकाला गया है ना। एग्जैक्टली जैसे ये ऑर्डर है बाबू, कि सारे के ऑर्डर आप कॉन्सेप्चुअली बना सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत आपको याद भी रखना पड़ेगा। यहाँ पर दो जगह एबनॉर्मल बिहेवियर है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी सबशेल एंड ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबशेल। ठीक है, चलो, ठीक है। अब ग्रुप 14 की बात करते हैं। काशी गए संत प्रभु, है ना, काशी गए संत प्रभु, कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मली ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीज करने से आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बस इस जगह चीज़ें बदलेंगी, टिन और लेड, सेम रीजन, सेम रीजन। ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड,
ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड और ये सिक्स्थ पीरियड। इसी सिक्स्थ पीरियड में लैंथनम है, और लैंथनम के बाद वो 4f वाले 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। सेम रीजन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सेम रीजन बाबू, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल हो तो देखना, जहाँ लेड है उसी वाले पीरियड में इधर जाओगे तो लैंथनम दिखेगा, और फिर उसी के बाद 14 एलिमेंट्स यहाँ पर दिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर जाहिर सा बात है कि यहाँ पे लेड का जब तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उस कॉन्फ़िगरेशन में 4f14 भी आएगा, और f का शील्डिंग इफेक्ट इतना खराब होता है कि ये 14 इलेक्ट्रॉन अपने आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका जो जेड इफेक्टिव है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली इसमें ट्रेंड सिंपल है, ऊपर से नीचे आने में घटेगा तो सबसे ज़्यादा कार्बन का होगा, फिर सिलिकॉन का होगा, फिर जर्मेनियम का होगा, और टेन और लिड में किसका ज़्यादा हो जाएगा, लेड का हो जाएगा, और लास्ट में टिन चला जाएगा, है ना। टेन और लिड में, एसएन और लेड में लेड का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो पहले लेड आ जाएगा, लास्ट में टिन चला जाएगा। नॉर्मल ट्रेंड है। ठीक है, तो ये आपका ग्रुप 14 का हो गया। बाकी तो सिंपल है, ऊपर से नीचे आने पे आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी। ठीक है, यहाँ पे हम तुमको एक कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं या बात बता देते हैं। देखो, डी का जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है वो सिर्फ ग्रुप 13 में लगा, है ना, जबकि ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाला एफ का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो तो डी से भी रद्दी होता है, इसलिए वो एक पीरियड, एक ग्रुप आगे तक लग रहा है। देखो यहाँ पे मैंने सिलिकॉन और जर्मेनियम में पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी का नहीं देखा, है ना। क्यों? क्योंकि डी का शील्डिंग इफेक्ट फिर भी एफ से थोड़ा सा बेटर होता है, एफ का तो इतना खराब होता है कि वो इफेक्ट यहाँ पे भी दिखा और इसके आगे वाले ग्रुप में भी दिख रहा है, जबकि डी थोड़ा उससे बेटर होता है, इसलिए उसका इफेक्ट सिर्फ ग्रुप 13 में दिखा, उसके आगे उसका इफेक्ट उतना डोमिनेंट नहीं है। तो इसलिए नॉर्मली ऊपर से नीचे आने पर आपकी एन बढ़ती गई तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती गई। इसके बाद किसी भी पीरियड में, ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18 तक, पूरे के पूरे पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे आओगे, एन बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। दैट्स इट। कोई अब नॉर्मल बिहेवियर नहीं, कोई लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं, कोई पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी सबशेल या एफ सबशेल नहीं है, है ना। ग्रुप 15 टू ग्रुप 18 बहुत सिंपल है, ऊपर से नीचे आओगे साइज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी घटता चला जाएगा। ठीक है, अच्छे से एक बार इसको देख लो, है ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आहा। संजीत बाबू, स्कूल में एग्जाम चल रहा है इसलिए कुछ बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं किए होंगे, हम आपको बता रहे हैं ना, है ना। एग्जाम चल रहा है अभी, कल उनका साइंस मैथ्स का पेपर है, इसलिए वे भी नहीं किए होंगे, तो उनको ऐप पे रिकॉर्डेड लेक्चर तो मिल जाएगा ना, तो देख लेंगे। कोई डाउट होगा तो हम क्लियर कर देंगे, है ना। हम लोग अपनी पढ़ाई नहीं रोकेंगे बाबू, बहुत पढ़ना है ना। ऐसे भी कभी कभी कुछ हो जाता है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, या इतना मेरे बैचेस रहते हैं सुबह से शाम तक, नीट जेई कितना पढ़ाएंगे, तो उसमें कभी कभी हो जाता है कि कुछ कारण क्लास नहीं हो पाता, इसलिए तो नॉर्मली। ठीक है,
इसीलिए, नहीं तो हम लोग अपना पढ़ाई करेंगे। आप पढ़ते रहिए ना, कोई आए नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ना इंपॉर्टेंट है बाबू, भीड़ में से सिलेक्शन उन्हीं का होता है। कितने बच्चे एग्जाम देते हैं, लाखों में बच्चे एग्जाम देते हैं, 15 लाख बच्चे, 20 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन तो उनमें गिने चुने बच्चों का होता है ना। तो इसीलिए अकेले रहने से नहीं घबराना है, डटे रहना है, मेहनत करते रहना है, जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं इनको पढ़ते जाना है। ठीक है, यही सारी चीज़ें आपको पेपर में दिखेंगी। ठीक है, चलो। तो एस हो गया, पी हो गया, अब अपना कौन सा बचा भाई, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक की कहानी तो आपको पता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वर्नैडियम, ऐसे ऐसे ले लेके जिंक तक। यहाँ पे कॉपर आता है। उसके नीचे आता है वाइट्रियम, फिर लैंथनम, है ना, फिर आपका एक्टीनियम, इस तरीके से। तो यहाँ तक कॉपर के नीचे आपका सिल्वर आ जाता है, सिल्वर के नीचे गोल्ड, इसके नीचे कैडमियम, इसके नीचे मरकरी, है ना, इस तरीके से। तो आप इसको देख लेना, ठीक है। तो आपको पता है आप इसको क्या बोलते हो, 3D सीरीज। यहाँ पर आप क्या बोलते हो, 4D सीरीज। और आप इसको क्या बोलते हो, 5D सीरीज। ठीक है, तो हम लोग हमेशा इन्हीं तीनों में कंपैरिजन पढ़ते हैं, एक्टिनियम वाले पीरियड को हम लोग अकाउंट में नहीं लेते, हमारे सिलेबस में जो ट्रेंड्स हैं उन्हीं को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 3D 4D 5D याद करो, हम लोग जब साइज करते थे तो हमने ये चीज़ पढ़ा था, जब हम लोग एटॉमिक साइज का ट्रेंड कर रहे थे, तो 3D का साइज सबसे छोटा था, फिर 4D, और 4D और 5D का जो साइज था वो सेम हो जाता था ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ऑलरेडी एक्सप्लेन है। ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कितने बार आएगा, बार बार आते रहता है। ठीक है ना, क्योंकि इनमें इनका जो साइज है वो बढ़ना चाहिए था सेल के बढ़ने से, लेकिन लैंथनम के बाद तो यहीं पर 4f के 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिनका शील्डिंग इफेक्ट खराब होता है। इसीलिए 4D और 5D के जो साइज थे वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गए, है ना। लेकिन यही रीज़न सेम है, लेकिन अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखोगे तो सबसे ज़्यादा 3D का होगा, फिर 4D का होना चाहिए। लेकिन 4D और 5D सीरीज में देखोगे तो फिर इन वाले एलिमेंट्स का जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उससे पहले 4f14 लिखोगे, और 4f14 लिखोगे तो आपका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ख़राब है, तो 4D से ज़्यादा हो जाएगा किसका, 5D का। यहाँ बराबर होता है लेकिन यहाँ इंक्रीज हो जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। साइज बराबर हो जाते हैं लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा 5D सीरीज में से एलिमेंट्स, 5D सीरीज के एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एज कंपेयर टू 4D, है ना। तो ये वाला ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनके आयोनाइजेशन एनर्जीज को कंपेयर करो, तो आप कॉन्सेप्ट लगाओगे, 3D का ज़्यादा, फिर 4D का, और 4D से 5D का ज़्यादा। इसका मतलब कॉपर का ज़्यादा होगा किससे, सिल्वर से, और गोल्ड का ज़्यादा होगा किससे, सिल्वर से। तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो यानी याद रखना, सबसे ज़्यादा आएगा गोल्ड का, फिर आएगा कॉपर का, और फिर आएगा सिल्वर का। ये आपका आएगा आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ये चीज़। साइज में इक्वल होता है लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी में बढ़ जाता है। रीजन सेम है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ही रीजन है, लेकिन साइज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर हो जाता है। लेकिन अगर आप एनर्जी की बात करो तो 5D सीरीज वाले एलिमेंट्स जो हैं इनके एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू 4D सीरीज के एलिमेंट्स के किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में। ठीक है, तो डी ब्लॉक में बस आप इतनी बातें ध्यान रखो। तो ये आपका पूरा अच्छे से आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स, और आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड्स हैं, वो ट्रेंड्स जो आपके एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, इनको इतने अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। और जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे साथ साथ में कर रहे हैं, जो ट्रेंड्स मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं उनको फॉलो करते रहिए, एक बार अच्छे से देख लो। फिर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करते हैं जो आपके आयोनाइजेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को और अच्छा करेंगे। ठीक है, अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, है ना। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको बुक चाहिए है ना, अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बुक प्रेफर करेंगे, ऐसे तो बाबू देखो मेरे जो हम जो भी चीज़ आपको पढ़ाएं वो नोट्स को अच्छे से फॉलो करो, क्वेश्चन बैंक को ज़्यादा प्रायोरिटी दो, लेकिन फिर भी अगर आप बुक चाहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, अच्छा रैंक सिक्योर आपका टारगेट है, रैंक अच्छा सिक्योर करना, तो आप एक बुक ले सकते हैं, सिंगेज पब्लिकेशन की आती है ना, विशाल जोशी सर की, ऑथर का नाम है, काफ़ी रिनोन्ड ऑथर है ना, इनऑर्गेनिक में बहुत नाम है इनका सर का। ठीक है, और एक बुक आती है शायद वीके जायसवाल सर की, तो इन दोनों में से आप कोई भी एक बुक ले सकते हो, दोनों लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक बुक ले सकते हो, और हम लोग जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट करते जाएं आप उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस करो, डाउट्स हैं पूछो। ठीक है, तो ये दो बुक आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रेफर कर सकते हो, है ना। ये तो सिंगेज पब्लिकेशन की शायद आती है, इसका पता नहीं बाबू किसकी आती है, चेक कर लेना, देख लेना एक बार, है ना, नाम बस और सर का नाम लिखोगे ना, विशाल जोशी सर का या वीके जायसवाल सर का, तो वो आ जाएगा, बहुत फेमस बुक्स हैं, अच्छे अच्छे रैंक लाने वाले बच्चे इन बुक्स को जरूर फॉलो करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस किया जाए। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे जो मैंने ए बी सी डी लिखे हैं ना, वो आयोनाइजेशन एनर्जी है, मतलब Na से Na+ बनाने में जो एनर्जी लगेगा, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो A है, Na+ से Na+2 बनाने में जो आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा वो B है ना, तो ए बी सी डी आर आयोनाइजेशन एनर्जीज। तो आप हमको कंपेयर करके बताइए, ए बी में, सी डी में, ए सी में, और बी डी में, इनमें कंपेयर करके बताओ हमको आयोनाइजेशन एनर्जीज, किसका ज़्यादा होगा, किसे, जैसे ए और बी में कंपेयर करो कि किसका ज़्यादा होगा, सी और डी में कंपेयर करो, ए सी में कंपेयर करो, बी डी में कंपेयर करो। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जाओ संजीत, 10-15 मिनट है बाबू। बाबू देखो, हमको, आप एक बात समझो, जब आपने ये बैच कोर्स लेने का सोचा था कि हम 8th 9th में हैं, 10th में हैं, है ना, और हम कुछ अच्छा करने के लिए एक बड़ा पिक्चर, आपको लाइफ में हमेशा एक बड़ा पिक्चर देखना चाहिए, है ना, कि अब अभी क्या करें जिससे हमको आगे फायदा मिले, है ना। आप अभी सोच रहे हैं कि मेरे स्कूल में एक छोटा सा टेस्ट है, उस टेस्ट में, देखो ऐसा तो है नहीं कि आपका क्लास दिन भर चलता है तो वो पढ़ाई आपकी हैम्पर हो, ये बात तो है ही नहीं। आप दिन भर 24 घंटे उसके लिए पढ़ाई करिए, लेकिन आप 1 से 1.5 घंटा जो क्लास होता है वो तो आप इफेक्टिवली कर ही सकते हैं, है ना। आपके अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए कि नहीं, ये जो चीज़ चल रहा है ये मेरे आगे 10th के बाद के लिए जब हमको बहुत फ़ायदा मिलेगा, 10th के बाद जब जो बच्चे ये सब चीज़ नॉर्मली पढ़ रहे होंगे वो आपको अच्छे से आ रहा होगा, तो आप सोचिए आपको कितना ज़्यादा एडवांटेज है। तो बड़ी पिक्चर के लिए आपको थोड़ा सा वो भी करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा कल मैथ्स का पेपर है, 1.5 घंटे का क्लास कर लिए, 1.5 घंटे करने के बाद हम रात में थोड़ा आधा घंटा ज़्यादा जग जाएंगे, आधा जग के थोड़ा कर लेंगे, टेस्ट की तैयारी कर लेंगे, या टेस्ट के लिए जो भी करना है वो कर लेंगे। ऐसा कोई आपका बोर्ड का एग्जाम तो है नहीं, स्कूल का कोई टेस्ट ही होगा 10-20 नंबर का। चलो, आप ए और बी में कंपेयर करो, क्या ए और बी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं, क्या ए और बी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं, ए और बी, है ना, एक निकला फिर उसके बाद एक निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकला फिर उसके बाद दूसरा निकला, और मैंने आपको बताया है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज हमेशा ज़्यादा होंगे, तो बी ज़्यादा होगा ए से, सिमिलरली डी ज़्यादा होगा सी से, है ना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका कौन सा लगा, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई फैक्टर इसको कभी भी ओवर रूल नहीं कर सकता,
है ना। कोई भी हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड, पेनिट्रेशन, कुछ भी देखोगे, ये कुछ नहीं देखना। अगर आपको सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज दिख रही है, दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर। इसलिए मैंने आपको कोई भी फैक्टर पढ़ाने से पहले ये कॉन्सेप्ट सिखा दिया था कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज बाबू हमेशा ज्यादा ही आएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं ए और सी में। अब ए और सी तो सक्सेसिव है नहीं, ये किसी अलग एलिमेंट का है, ये किसी अलग एलिमेंट का है, वो सोडियम का, मैग्नीशियम का। तो देखते हैं, ठीक है। तो सोडियम का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो सोडियम का आप जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s1। और मैग्नीशियम का लिखोगे तो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। अब आपको एक इलेक्ट्रॉन 3s में से निकालना है और एक इलेक्ट्रॉन इसके 3s2 में से निकालना है। तो जाहिर सा बात है बाबू, देखो ये फुलफिल्ड है। यहाँ का जो s सब शेल है ये पूरा भरा हुआ है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो पूरा भरा हुआ है, तो ये फुलफिल्ड है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। और ज़्यादा स्टेबल है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा आएगी। इसका मतलब ए और सी में सी ज़्यादा होगा, ए और सी में सी ज़्यादा होगा। अब कंपैरिजन किस में है, बी और डी में। तो बी और डी के लिए आप किसको किसको कंपेयर करोगे, Na प्लस को और Mg प्लस को। Na प्लस को देखोगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। देखो यहाँ पे 3s1 था, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2p6 बचा। और Mg प्लस को देखोगे तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, है ना, 3s1। ठीक है। अब बाबू देखो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। एक तो ये n इज इक्वल टू 2 का है, इसका शेल भी कम है, और ये n इज इक्वल टू 3 का है ना। तो एक तो यहाँ पर शेल भी कम है ना। शेल कम होने से, साइज छोटा होने से न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और ज़्यादा अट्रैक्ट करता है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। और दूसरा बात, यहाँ पे फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, चेक करिए 2p6, ठीक है। और यहाँ पे 3s1 हाफ फील्ड जैसा है। फुल फील्ड और हाफ फील्ड में कंपैरिजन हो जाए तो फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए बी ग्रेटर देन डी, ठीक है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स पे और आयनाइजेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स पे। एक बार अच्छे से इनको देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चंस अच्छे से देखे जाएं। ए से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ए प्लस बना। ए प्लस से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ए टू प्लस निकला। ए टू प्लस से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ए थ्री प्लस बना। और ए थ्री प्लस से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ए फोर प्लस बना। इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जीज है, यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 10, ये 12, ये 14, और ये सीधा 140। ये कुछ वैल्यू दिया है, ये वैल्यूज एग्जैक्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये वैल्यूज कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये वैल्यूज जो है वो कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इन वैल्यूज को ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो इस डेटा को यूज करते हुए आपको दो तीन चीजें बतानी है। पहला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है। ए में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब कि चार्ज वाला बात, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसका ग्रुप नंबर भी बताना है। ग्रुप नंबर तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही पता चल जाएगा। ट्राई करो इसको, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा देगा। थोड़ा ट्राई करो, 5 मिनट लो, सोचो ध्यान से, है ना। कभी ये देखो, हमेशा क्वेश्चन को ट्राई किया करो, है ना। जब भी कोई क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है ना, फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो, हम बोले कि तुम ट्राई करो, हम तुमको हमेशा ट्राई करने का मौका देंगे, ठीक है। तो जब हम बोले ट्राई करने के लिए, तो सोचो ये डेटा को यूज करके ही ये तीन चीजें निकलेंगी। तो आप ट्राई करिए अपने से, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, लेकिन आप ट्राई करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि आप क्या गलत सोच रहे थे। बच्चे क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, अरे बनाइए, आपका काम है बनाना, आप पढ़ा रहे तो आप बनाएंगे ही। उस केस में क्या होता है ना, उनका थिंकिंग एबिलिटी डेवलप नहीं हो पाता।
क्या होगा हम बताते हैं, देखो। एक होता है कि आपको क्वेश्चन मिला, आपने ट्राई किया, ठीक है, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, गलत बना। फिर जब आपको हम बताएंगे कि हाँ इसको इस तरीके से सोचना है, तो आपको ये समझ में आएगा कि आप कहाँ कहाँ गलत कर रहे थे, या क्या कॉन्सेप्ट आप गलत सोच रहे थे या गलत कॉन्सेप्ट लगा रहे थे। अब अगर आप ट्राई नहीं करेंगे, कोई क्वेश्चन मिला, बैठे हैं आराम से, क्वेश्चन को भी नहीं पढ़ रहे, ना ध्यान रहे, ना सोच रहे हैं, फिर हम आपको 1 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद इसका सॉल्यूशन बताएंगे, फिर आपको लगेगा अच्छा ये क्वेश्चन है, ये इसका सॉल्यूशन है, ऐसे सोचना है। वो चीज़ें आपको ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहेंगी, और एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप फिर गलत करके आएंगे। इसलिए ऑलवेज ट्राई एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस व्हेन एवर आई गिव। ठीक है, चलो ट्राई करो, है ना, थोड़ा ट्राई करो, अटेम्प्ट करो, देखो क्या आएगा आंसर इसका। ये सब बहुत अच्छे बुक के क्वेश्चंस है, जो मैंने बुक्स वहाँ पर लिखे थे, उन्हीं बुक्स में से, उन्हीं बुक्स के क्वेश्चंस हैं ये, है ना। हम लोग का क्या है बाबू, इतने साल से पढ़ा रहे हैं, है ना, तो पता रहता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन बच्चों को कराना चाहिए, जाके उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वो एग्जाम में गलती ना करे। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो 3 आयोनाइजेशन एनर्जी है, 10, 12, देखो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं तो ज़्यादा तो होंगे ही, तो ये 10 है, ये 12, 14, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन इसके बाद एक सडन जंप है, यहाँ पे दो दो का डिफरेंस था, यहाँ पे सीधा 10 गुना बढ़ गया, 14 से सीधा 140 हो गया, है ना। तो जो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज़्यादा का चेंज आ रहा है ना। यहाँ पे भी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी से तो बढ़ तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो ज़्यादा का चेंज आ रहा है। हाँ 140 है, 140। ये 10, 12, 14 और ये सीधा 140, अरे ये कुछ भी हो सकता है ना। ये वैल्यू कोई आपको एग्जैक्ट नहीं है, ये वैल्यू कुछ भी, ये वैल्यू कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो बाबू ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। पहला चीज आपको निकालना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहने वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। थोड़ा इस चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे मान लो आप कोई एक एटम ले लो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम मान लो बोरॉन ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बोरॉन ले लेते हैं तो ये होता है 1s2, 2s2, 2p1। ठीक है, हम पहली आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करेंगे, तो बोरॉन पे प्लस आएगा, और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p वाला एक इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाला निकल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे B+2 की, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा 2s1। और फिर हम बात करेंगे B+3 की, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये पूरा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप सोचो कि अब अगर आप B+3 से B+4 जाने की कोशिश करोगे, तो आपका जो है वो शेल ही चेंज हो गया। यहाँ तक आपका शेल था n=2, लेकिन यहाँ के बाद जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे n=1 से। यहाँ तक आपका क्या था, n=2 था, है ना। और यहाँ के बाद जब आप इलेक्ट्रॉन B+3 से B+4 करने जाओगे, तो आपका शेल ही चेंज हो जाएगा। और जब भी शेल चेंज होता है तो साइज ड्रास्टिकली गिर जाता है ना। n=2 और n=1 में n=1 वाला का साइज बहुत छोटा होगा, तो न्यूक्लियस उसको ज़्यादा कस के पकड़ के रखेगा, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको एनर्जी भी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे देखो, पहला निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, आराम आराम से निकलते जा रहा है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन तीसरे के बाद जैसे ही चौथा निकल रहा है, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। मतलब यहाँ पर हो सकता है कि सेल जो है वो चेंज कर गया हो। और सेल चेंज करने का मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 3। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 3। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा,
है ना। अब तुम खुद सोचो, B+3 तक आपको एनर्जी मिल रहा है 14, और B+3 के बाद, B+3 के बाद या हाँ A3+ तक 14 मिल रहा है, लेकिन A3+ से A4+ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, तभी तो आपको एक इलेक्ट्रॉन और निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है। जैसा हाफ फिल्ड फुल फिल्ड में होता है, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड में क्या होता है, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड पहुंच गया तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया, इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो ये जो 14 से सीधा 140 हो रहा है, इसका मतलब A3+ जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तभी तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। दैट मीन्स A3+ बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +3। +3 चार्ज है तो ज़्यादा स्टेबल है। और ये तो ग्रुप नंबर है। तो ग्रुप नंबर तो तुम आराम से सोच सकते हो कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 1 S ब्लॉक में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 S ब्लॉक में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। ये P ब्लॉक का ग्रुप नंबर 3 है, 13 है, बोरॉन फैमिली। ये 13, ग्रुप नंबर 13 के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में कंप्लीट हो चुका। तो ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से अच्छे से देखना है ना। 3 नहीं बाबू, 13, P ब्लॉक में 13 आता है। 3 से लेके 12 तक तो D ब्लॉक में आते हैं, 3 से लेकर के 12 तक डी ब्लॉक में आते हैं। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आयोनाइजेशन एनर्जी में आएगा ना, तो दैट विल ऑलवेज कॉरेस्पॉन्ड टू या तो एस ब्लॉक नहीं तो पी ब्लॉक। इस तरीके का डेटा बेस्ड क्वेश्चन और उससे आपको कुछ निकालना होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो आप हमेशा याद रखना या तो ये कोई एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा और या नहीं तो ये कोई पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। कभी भी डी ब्लॉक का नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं ना, उनकी एक बहुत खास बात होती है, जब हम लोग आगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, है ना। जैसे +1 भी कर लेंगे, +3 भी कर लेंगे, +7 भी कर लेंगे, +5 भी कर लेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जैसे यहाँ पर आप कितना क्लियरली बोल पाए कि इसका एक ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, इसका एक ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, +3, है ना। लेकिन यहीं अगर कोई ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता तो इसके एक से ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन जब कभी भी आएगा तो वो एस और पी ब्लॉक का ही रहेगा। ठीक है, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ये सारी बातें समय आने पर बताई जाएंगी। अभी आप सिर्फ फोकस कीजिए आयोनाइजेशन एनर्जी पर। ठीक है, चलो, तो आज का क्लास यहाँ वाइंड करते हैं। आप अच्छे से आयनाइजेशन एनर्जी को पढ़ लीजिए। अभी और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कोई दिक्कत? चलो मिलते हैं फिर। थैंक यू।